हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वार्टर जॉइंट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और अपलोड किए हैं क्वार्टर जॉइंट के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ द क्वार्टर जॉइंट और उसकी डिज़ाइन कैसे होती है। स्पाइगॉट एंड क्वार्टर जॉइंट के लिए जो डिज़ाइन थी, जो मैंने समझाया था आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं और वो फॉर्मूले निकलते कैसे हैं और आपको याद कैसे रह सकता है वो डायग्राम, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके आप वो चीज़ देख सकते हैं और मैं यहाँ पे आई बटन में भी उनकी वीडियो को लिंक कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये आपकी क्वार्टर जॉइंट की प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा है इसने कि डिज़ाइन एंड ड्रॉ अ क्वार्टर जॉइंट टू सपोर्ट अ लोड बेयरिंग फ्रॉम 30 किलो न्यूटन इन कंप्रेसिव टू 30 किलो न्यूटन इन टेंशन। यानी कि जो आपका लोड वेरिएशन हो रहा है, जो क्या है कि कभी वो खिंचता होगा, कभी कंप्रेस होता होगा, कभी टेंशन होता होगा, कभी कंप्रेशन होता होगा, कभी टेंशन, तो वो 30 किलो न्यूटन ज़्यादा से ज़्यादा जाता है टेंशन में और 30 किलो न्यूटन ही कंप्रेशन में जाता है। The material is used carbon steel for which the following allowable stress may be used. The load is applied statically, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस 50 मेगापास्कल, शियर स्ट्रेस 35 मेगापास्कल एंड क्रशिंग स्ट्रेस 90 मेगापास्कल। जो मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे उनके अंदर इन तीनों स्ट्रेस के अलावा कुछ और यूज़ नहीं हो रहा था। और यहाँ लोड दे रखा है, तो जो उसकी बेसिक स्टेप थे, तो जो मैंने आपको 14 स्टेप्स बताई थी उसको आइडेंटिफाई करने की, जैसे D1, D2, D3, D4, A B C T1, तो वो ही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी और उन सारी चीज़ों को मिला के एक मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज सॉल्यूशन। गिवन डेटा मैंने आपको बता दिया था कि जो लोड है इसके अंदर जो टेंसाइल कंप्रेसिव लोड है, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वार्टर जॉइंट की दोनों शाफ्ट जो लगी रहती हैं आगे की, वो दोनों खिंचती, टेंसाइल कंप्रेसिव पुल पुश होती रहती है। तो यहाँ पे जो आपकी सिग्मा टी यानी कि टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो 50 मेगापास्कल, शियर स्ट्रेस 35 और क्रशिंग 90। तो अपन फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जिसमें मुझे डी निकालना होता है। तो सिंपल है, मुझे पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर मुझे जो डायामीटर होता है वो मुझे निकालना होता है। और डायामीटर कैसे निकलता है, जो कि शाफ्ट का डायामीटर है जो लोड दिया है उसके थ्रू, सिग्मा इनटू एरिया के थ्रू। तो P मुझे ऑलरेडी पता है, सिग्मा की वैल्यू मुझे टेंसाइल में पता हुआ है, तो π/4 में d² लगा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे P ऑलरेडी पता है, सिग्मा मुझे पता हुआ है, π/4 की वैल्यू सबको ऑलरेडी नोन 3.1.4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से मैं D को फाइंड आउट कर लूँगा। तो इसने यहाँ पे यही किया कि 30 किलो न्यूटन मुझे पहले से ऑलरेडी गिवन है, π/4 d² लगा दिया, सिग्मा T मुझे पता हुआ है 50। तो यहाँ से मैंने D निकाला, तो D मेरा 27.6 निकल के आया, तो जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू मैंने मान ली कि लाइक इवन वैल्यू इज़ 28 mm। क्लियर। फिर मैं सेकंड स्टेप पे जाता हूँ, जो है मेरी डायमीटर ऑफ स्पाइगोट एंड थिकनेस ऑफ क्वार्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको जब आपने डेरिवेशन किया था तो उसके अंदर बताया था डिज़ाइन के टाइम पे कि जब अपन डायामीटर ऑफ स्पाइगॉट की बात करते हैं तो वो जो आपका एरिया होता है, आपको याद दिलाता हूँ कि वो कुछ एरिया इस तरीके से इंक्रीज हो रहा होता है यहाँ पे कि दिस इज़ अ पार्ट D, और यहाँ जब अपन अंदर की तरफ जाते हैं तो ये D1 हो जाता है और ये आपका D2 रहता है। तो यहाँ जब मैं इसकी क्रशिंग की बात करता हूँ तो मुझे एक सेक्शन मिलता है, जो सेक्शन मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि आउटर सेक्शन होता है, एक इनर सेक्शन होता है, और यहाँ पर आपको इस सेक्शन को, जो आपका क्वार्टर होता है, वो जो क्वार्टर वाला सेक्शन है वो मुझे हटाना होता है यहाँ से। तो ये आउटर डायमीटर हो गया D1, इनर डायमीटर हो गया D2, और जो इसकी थिकनेस है वो है आपकी T, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे जो अंदर है, ये जो एरिया है जो बचा हुआ है वो मुझे चाहिए, यानी कि मुझे ये एरिया चाहिए। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को मुझे आइडेंटिफाई करके निकालना पड़ेगा। तो इसे बेसिक फार्मूला आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, जो मैंने डेरिवेशन कराया है। तो वो कितना होगा, π/4 d2 का स्क्वायर माइनस के d2 इंटू टी। तो सिंपल फार्मूले से जाके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिग्मा टी वही लगेगा, लोड वही लगेगा, और यहाँ से मैं d2 निकालूंगा। d2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 34 mm। फिर उस फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपकी T होती है वो D2 का 4th पार्ट होती है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट 34 डिवाइडेड बाई 4 किया, तो मेरे पास थिकनेस निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्रशिंग स्ट्रेस को वेरीफाई करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 90 मेगापास्कल दिया है। अगर मैं फॉर्मूले के अंदर डालता हूँ, जो फॉर्मूला है मेरा
डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। आप ऊपर जाके डेरिवेशन में देख सकते हो ये कहाँ से निकल के आया। सिंपल फॉर्मूला है, क्यों ये भी बता देता हूँ आपको कैसे निकल के आता है। क्योंकि जब हम क्रशिंग की बात करते हैं तो अपन को सिर्फ बात दिखाई देता है क्वार्टर, और क्वार्टर का जो पार्ट है वो लगा रहता है स्पाइगॉट पे, जो कि आपका D2 वाला पार्ट है इस जगह पे, यहाँ पे। तो जो वेरिएशन होता है वो कहाँ पे होता है, आपका टी पे ही होता है। तो जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है D2 इंटू टी, और यहाँ पे आपकी क्रशिंग स्ट्रेस लगी रहती है, और जो लोड होता है वो आपका हो जाता है 30 किलो न्यूटन, जो कि उसने दिया है। तो आप जो यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो वो यहाँ से निकल के आता है D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, जो कि क्रशिंग स्ट्रेस है। क्योंकि मुझे D2 पता है, टी पता है, अभी निकाला है 34 और 8.5, पी मुझे पता है, तो यहाँ से सिग्मा सी को मैं वेरीफाई करके देख रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दिया 103.8। जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन दी थी वो थी 90, और यहाँ पे जो मुझे मिला है वो मिला है 103.8। किसकी वजह से, D2 और टी की वजह से। तो यहाँ पे जो अपन इसकी डिज़ाइन कर रहे हैं ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेस है वो तभी सेफ़ मानी जाएगी जब वो 90 मेगा पास्कल से कम निकल के आती। अगर यहाँ पे 89 होता तो ये डायमीटर और थिकनेस सेफ़ होती, पर यहाँ पे ये 90 से ज़्यादा निकल के आया तो ये सेफ़ नहीं है। तो इसलिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे इस स्ट्रेस को दोबारा से रखूँगा फॉर्मूले के अंदर, और इस फॉर्मूले के थ्रू मैं D2 की वैल्यू अगेन आइडेंटिफाई करूँगा, और जो की वैल्यू निकल के आएगी 40, और उसकी हिसाब से क्या निकलेगी मेरी थिकनेस। अगर मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रेस अब क्या लिए, सेफ वाली लिए, जो कि उसने मेरे को क्वेश्चन में दी थी 90 मेगा पास्कल, तो उसके बेसिस पे मेरी D2 की और T की वैल्यू अब दोबारा से आइडेंटिफाई हो गई, कितनी, 40 और 10। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अपन दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी थर्ड स्टेप, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट क्या था, जैसे उस डेरिवेशन में आप देखेंगे जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी ऊपर, यहाँ से मैंने डायग्राम रफ कर दिया, वो जो एरिया मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर ऑफ दी सॉकेट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये आपका सॉकेट यहाँ से निकलेगा इस जगह से, ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका D2, और अगर मैं इस पेरीफेरी में से इस पेरीफेरी को निकालूंगा तो पहले मुझे एरिया मिलेगा π/4 D1 का स्क्वायर माइनस के D2 का स्क्वायर, क्लियर। और फिर इसमें से मुझे ये वाला एरिया भी निकालना है, तो ये जो थिकनेस वाला एरिया है वो कितना है, इसकी थिकनेस है T। D1 में से D2 को हटा दो इसकी पेरीफेरी से, तो D1 माइनस D2 इंटू टी, तो ये मुझे इसका एरिया मिलेगा जो कि बचा हुआ है। क्योंकि ये पूरा सिग्मा T यानी टेंशन में काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी। लोड मेरा हो गया टेंसाइल, जो कि एक गिवन लोड पर्टिकुलर दे रखा है, सिंपल डिज़ाइन के बेसिस पे है। D2 मुझे पता है, T मुझे पता है, सिग्मा T मुझे पता है, P मुझे पता है, बस यहाँ से अननोन क्या है, D1। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से अननोन की वैल्यू निकल के आई 50 mm। तो दिस इज बेसिक सिंपल थ्योरम, जो कि इसने श्री धराचार्य फॉर्मूला का रखा है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। आप कैसियो के कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपकी 2 डिग्री की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द क्वार्टर। अपन विड्थ ऑफ द क्वार्टर की बात करेंगे, यानी इसकी जो क्वार्टर बीच में लगा हुआ है इसकी विड्थ आती है, उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो विड्थ ऑफ द क्वार्टर जब अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो अपन को शेयर को कंसीडर करना पड़ता है। तो सेम वही फॉर्मूला है कि ये मेरा क्वार्टर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज अ क्वार्टर जिसकी विड्थ B है, थिकनेस T है, यहाँ पे इसके शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है। तो जब मैं बात करूँगा कि इसका क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूँगा तो एक मुझे एरिया यहाँ मिलेगा और एक एरिया मुझे यहाँ मिलेगा। तो दोनों एरिया पे स्ट्रेस लगेगी तो वो हो जाएगा 2BT एरिया, टाउ इज़ द शेयर स्ट्रेस, लोड इज़ P। तो ये मेरा 30 किलो न्यूटन हो चुका है। यहाँ पे 2 मुझे पता है, B मुझे नहीं पता है, थिकनेस मुझे पता है 10 है, टाउ की वैल्यू 35 दे रखी है, तो B की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी 43 mm। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपने जो ऊपर डिज़ाइन वाले फॉर्मूले आपने देखे हैं जहाँ पे मैंने आपको समझाए ये सारे डेरिवेशन डायग्राम बना के, तो आपको 2 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। डायामीटर ऑफ सॉकेट की बात करेंगे। सॉकेट कॉलर जो होता है आपका बाहर वाला पार्ट होता है, जो कि आपका सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपका, जो कि D4 को रिप्रेजेंट करता है। और D4 में जो स्पाइगॉट निकल जाता है वो बीच वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि D4 माइनस D2 इंटू टी और सिग्मा C लाइक द क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस उसने जो सेफ वाली है यानी 90 वो लगा रखी है, मैक्सिमम वाली नहीं लगाएंगे क्योंकि डिज़ाइन आपकी ख़राब हो जाएगी। लोड आपको पता है, यहाँ से मैंने D4 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। D4 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 75 mm। जस्ट बिकॉज 35 मैं इसको देख के बोल रहा था, यहाँ पे ये 33 दिख रहा है, क्योंकि जब मैंने यहाँ से D4 की वैल्यू निकाल ली है सिंपल तरीके से। अब मुझे जो ABC यानी कि जो एंड थिकनेस थी जो आपकी स्पाइगॉट उसके अंदर जा रहा था वो मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर,
सॉकेट कॉलर की थिकनेस आइडेंटिफाई की, जो कि शेयर के केस में आएगी, क्योंकि कॉलर जब भी होता है तो शेयर ही लगता है वहाँ पे। शेयर लगेगा तो 2 आएगा, मैंने ऊपर भी बता रखा है, वीडियो में जाके देखिए। वही आपका आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, क्योंकि अब यहाँ आप नोटिस करोगे कि D4 मुझे नोन हो चुका है जो कि है 75, D2 मुझे नोन है जो कि मुझे ऊपर पता हुआ है 40 है, C की वैल्यू मुझे निकालनी है, टाउ मुझे पता है, P पता है, तो यहाँ से C निकल के आ गया। तो बेसिक जो फॉर्मूले आप देख रहे हो कि पूरी चीज़ में क्या कॉमन है, P कॉमन चल रहा है, सिग्मा टाउ और सिग्मा क्रैशिंग आपकी कांस्टेंट चल रही है, जो कि मैंने एक बार वेरीफाई की थी 90 मेगापास्कल, उसके हिसाब से सारी कंडीशंस आपकी चल रही है। तो दिस इज बेसिक। आगे आप देखेंगे लाइक सिमिलर ही चीज़ चल रही है। अब जैसे मैंने बोला ए आइडेंटिफाई करना है, जैसे ए बी सी की बात कर रहे थे, तो बी मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, उसकी थिकनेस सी मैंने निकाल लिया, ए बचा है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द सॉकेट टू द एंड ऑफ द रॉड। सॉकेट के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो वो इस आप डेरिवेशन में ऊपर डिज़ाइन में जाके देखिएगा फॉर्मूला कैसे निकला था, कि जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सिमिलर फॉर्मूला है। कि फॉर्मूला क्या होता है मेरा 2a/d2 इंटू टाउ। D2 क्या है आपको याद दीजिए कि D2 आपका पार्ट था ये वाला, जो कि स्पाइगॉट का पार्ट था। यहाँ पे क्या था कि कॉलर लगता था, तो इसकी वजह से यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही थी। जो यहाँ पे A, B और C की जो डिस्टेंस थी, तो मुझे ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर, तो वो कितना निकल के आया आपका 2a/d2 टाउ, क्योंकि ये 2a/d2 दिस इज द एरिया और टाउ इज अ शेयर स्ट्रेस। लोड आपका कांस्टेंट चलेगा, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी 11 mm। नाउ जो ऑलमोस्ट अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन में, तो जो लास्ट वैल्यू रहती है, जो कॉलर होता है आपका आउटर डायमीटर पे जो कॉलर लगा रहता है, जब अपन स्पाइगॉट को ख़त्म कर रहे होते हैं, यहाँ से जब निकलता है इस जगह पे आपका कॉलर लगा रहता है जिसका डायमीटर D3 होता है। आप जाके देखिएगा ऊपर डायग्राम में भी आपको पता पड़ जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा कि डायमीटर ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर, तो इसके अंदर स्पाइगॉट यहाँ पे D2 होता है, बाहर का डायमीटर D3 है, इसका एरिया निकालूंगा π/4, D3 का स्क्वायर माइनस के D2 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपने नोटिस किया, क्योंकि दिस इज़ आउटर क्रशिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्रशिंग लोड है वो डेवलप हो रहा होता है, तो सिग्मा सी का मल्टीप्लाई किया जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, इनटू फोर्स निकालते हैं तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो लोड मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, सिग्मा मुझे पता है, तो यहाँ से D3 जो आपकी अननोन वैल्यू है वो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गई लाइक 45 mm। अब कुछ बेसिक चीज़ें बची हैं जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो कि फॉर्मूला बेसिस पे ही होती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने थिकनेस ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर, जो कि T1 की वैल्यू है। जो T1 की वैल्यू वो डिपेंड करती है आपकी स्पाइगॉट के ऊपर ही, क्योंकि स्पाइगॉट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी थिकनेस। तो डायरेक्ट जो आपका एरिया है वो स्पाइगॉट जो सर्कुलर है, इसका डायमीटर D2 है, उसकी थिकनेस आपकी T है, तो एरिया निकल जाएगा इसका पेरीफेरी लाइक पाई इंटू D2 इंटू T, जो कि है आपके यहाँ पे T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो T1 हो जाएगा। और शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो π/d2 इंटू T1 इंटू टाउ, क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात की तो शेयर स्ट्रेस 35 आपको दे रखी है, डायमीटर आपको पता है, पाई आपको पता है, लोड आपको पता है, T यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्वार्टर जॉइंट की जो लेंथ होती है वो 4 इंटू डायमीटर के बराबर होती है, तो 4 इंटू 28 कर दिया तो डायरेक्ट लेंथ निकल के आ गई। जो इसकी डायमेंशन होती है E, यानी जो स्टार्टिंग में जो इसकी सेंट्रिक जो वैल्यू होती है वो 1.2 इंटू D के बराबर होती है, तो वो आपने निकाल ली 34 mm। तो मेन क्या है यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 11 स्टेप्स में क्वेश्चंस को फिनिश आउट किया, पर जो फॉर्मूले आप देखेंगे फॉर्मूले इतने ज़्यादा टफ नहीं है। आपने अगर ऊपर डिज़ाइन वाला जो मैंने थ्योरी यानी थ्योरी कम डेरिवेशन जो मैंने कराया है आपको, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच प्लीज़।